Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new lecture of energy resources and utilization. तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये स्टार्ट किया हुआ है लेक्चर एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन के बारे में। तो उसमें पहला हम लोगों ने लेक्चर लिया था, ये मैं अगर कोई आपको रिव्यू दे दूं तो यहाँ पे आप देखें कि हम लोगों ने एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ लिया था। सोलर पावर जनरेशन का मैंने पढ़ा दिया था बी सेक्शन को, ए सेक्शन को भी नहीं पढ़ाया ये, तो उनके लिए मैं ये अलहदा से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। और हाइड्रो पावर जनरेशन ये हम बी सेक्शन वालों को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया था। ए सेक्शन वालों की कुछ स्लाइड्स इसकी लास्ट वाली रहती हैं, तो उसके लिए भी मैं इसको अलहदा से डिस्कशन कर दूंगा। तो आज जो हम लोगों ने जो चीज़ स्टडी करनी है वो है सोलर रेडिएशन के बारे में। सोलर रेडिएशन का जो पार्ट है वो ऑब्वियसली रिलेटेड टू होता है सन के रिलेटेड ये होता है। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट ये होगा कि सन के अंदर से जो लाइट चल रही है वो किस फॉर्म में हमारी अर्थ तक पहुंच रही है और कितनी एनर्जी हमारी अर्थ तक पहुंच रही है, और देन जब वो हमारी अर्थ पे आ जाती है तो उसके बाद हमने इसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। तो सोलर रेडिएशन में हम सन से लेके अर्थ तक पढ़ेंगे और देन हम उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे सोलर पावर जनरेशन के अंदर। तो सोलर पावर जनरेशन मैंने एक सेक्शन को करवा दिया है, तो एक को नहीं करवाया। ठीक है, तो हम इसका स्टार्टअप लेते हैं जनाब सोलर रेडिएशन से। सोलर रेडिएशन से पहले है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड सोलर रेडिएशंस। जो रेडिएशंस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हमारे पास ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट से करती हैं। प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट क्वांटा एंड ईच क्वांटम हैविंग एनर्जी ऑफ, ये इसकी इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ कि हम सोलर रेडिएशन पढ़ने लगे हैं ताकि हम लोगों ने अगर कहीं पे सोलर पैनल इंस्टॉल करना है या अगर हमने कोई पावर जनरेशन लगानी है तो हमें पता हो कि सोलर से कितनी रेडिएशंस आ रही हैं। तो सबसे पहले जो सोलर रेडिएशंस होती हैं वो किसकी फॉर्म में होती हैं? दे आर इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट क्वांटा, और उनकी एनर्जी को हम कैसे फाइंड करते हैं? इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा, दैट इज प्लांक्स कांस्टेंट। इसका मतलब कि अगर किसी रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा है, सॉरी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अब जो हमारे पास सन होता है वो सारे का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उसके अंदर, जो कि पूरे का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अगर हम स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं तो उसमें ये रेडिएशंस होती हैं हमारे पास: गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, विजिबल एंड इंफ्रारेड, थर्मल रेडिएशन, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। अब आप लोग इसको अंडरस्टैंड करो कि अगर हमारे पास एक सन है, सन के अंदर रेडिएशंस पड़ी हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, जो कि ये रेडिएशन है, एक्स रेज, गैमा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, और उसकी जो वेवलेंथ्स है वो ये हमारे पास गिवन है। अब आप ये देखें कि उधर से solar spectrum can be divided into three main regions: ultraviolet regions, visible region and infrared regions। अब ये देखें, वहाँ से सोलर रेडिएशंस जो हैं वो गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेंज की फॉर्म में हमारे तक पहुँच रही हैं, लेकिन दरमियान में वो स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोन लेयर, वॉट एवर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमने डील नहीं करना। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारी अर्थ तक कौन सी लाइट पहुंच रही है, दैट इज ओनली विजिबल लाइट। कौन सी? विजिबल लाइट। तो हमने, जारी बात है कि विजिबल लाइट को अब हमने फ्रूटफुल पर्पस के लिए यूज करना है। तो विजिबल लाइट की जो हमारे पास रेंज होती है वो 0.4 माइक्रोमीटर से बड़ी होती है और 0.7 माइक्रोमीटर से कम होती है, और 43% ऑफ द इरेडियंस कहते हैं कि वो रेडिएशंस जो सूरज से चल रही हैं। ठीक है, सूरज से निकल रही हैं, द रेडिएशंस फ्रॉम सन आर कॉल्ड इरेडियंस। तो 43% विजिबल का होता है
उस रेडिएशन का, और 52% किसका होता है, इंफ्रारेड का होता है, और 5% किसका होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। तो इस तरीके से ये टोटल रेडिएशंस जो होती हैं हमारी अर्थ सरफेस पे आ रही होती हैं, वो किस किस का सम होता है, अल्ट्रावायलेट का, विजिबल का एंड इंफ्रारेड रेडिएशन का। लेकिन इनमें मेजर कंट्रीब्यूशन इंफ्रारेड और विजिबल का होता है, ठीक है। तो उसके बाद अब ये तो थी एक जनरल डिस्कशन कि हमने इस चीज़ में नहीं जाना कि सूरज से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो विदर इंफ्रारेड हैं, वो अल्ट्रावायलेट हैं या विजिबल रेंज में है। हम लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि भाई रेडिएशंस आ रही हैं, अब उनकी इंटेंसिटी कितनी है। उनकी इंटेंसिटी के लिए हमें कुछ टर्म्स डिफाइन करनी पड़ती हैं, एंड द फर्स्ट टर्म इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। अब ये देखें, ये अगर हमारी अर्थ है, इसको अंडरस्टैंड करें, अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो इसके बाहर क्या है, हमारी एटमॉस्फेयर, क्या है हमारा एटमॉस्फेयर, और ये क्या है हमारा सन। तो सन से अगर लाइट निकल रही है और ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, दैट इज आउटसाइड या स्टार्ट पॉइंट ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बाहर क्या है, स्पेस। तो एटमॉस्फेयर के स्टार्ट पे जो हमें इरेडियंस मिलती है, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडिएशन मिलता है, इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब इनकी इंटेंसिटी हमें कैसे पता चलती है, इसकी इंटेंसिटी हमें पता चलती है कि जो टोटल स्पेस से गुजरने के बाद रेडिएशन आती हैं और हमें इस ब्लैक स्पॉट पे मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और इनकी इंटेंसिटी कितनी होती है, 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की मैं कोई प्लेट लगाऊं ना यहाँ पे, तो उसके ऊपर जो मुझे इंटेंसिटी मिलेगी ना हर सेकंड के ऊपर, वो 1367 वाट होगी, 1367 वाट होगी, ठीक हो गया। तो हमें टोटल जो हमें एटमॉस्फेयर से जो मिल रही है वो कितनी है, 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर के ऊपर हमें यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की जो क्वांटिटी हुई मैग्नीट्यूड में, वो कितनी हुई, 1367 वाट। अब यहाँ से सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर में इंटर होंगी। एटमॉस्फेयर में इंटर होने के बाद हम देखेंगे कि उनके साथ क्या होता है। उनके बाद देन हमारी अर्थ सरफेस पे आती है, और अर्थ सरफेस के ऊपर हमने सोलर पैनल या पावर जनरेशन प्लांट फ्रॉम सोलर लगाए होते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि आपने इस कितनी एनर्जी आ रही है और कैसे इनको फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन करनी है। देखें, नंबर 1 सन से चली, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस पे आई, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से एटमॉस्फेयर में आई, एटमॉस्फेयर से देन हमारी अर्थ सरफेस पे आई, अर्थ सरफेस के ऊपर पैनल लगा होगा। देन हम ये देखेंगे कि अगर 1367 वाट चली है और एटमॉस्फेयर में चलने के बाद कोई यानी कि उसकी एनर्जी जो है लॉस नहीं हुई, फॉर एग्जांपल एनर्जी लॉस नहीं, तो 1367 वाट हमें 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे मिल रही है ना। तो अगर फर्ज करें हमारा जो सोलर पैनल है वो भी 100% एफिशिएंट है, तो हमें वो सोलर पैनल अर्थ सरफेस पे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा, 1367 वाट 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑब्वियसली जो लॉसेज हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर भी आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो 1367 वाट हमें 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर मिल रही है उसके साथ क्या होता है। तो जो अब देखिए, ये सन से जो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर आ रही है एटमॉस्फेयर से गुजर के, उसके साथ वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। नंबर 1 वो रेडिएशन जो डायरेक्टली हमारे पैनल तक आ रही है होती है, दैट इज कॉल्ड बीम रेडिएशन। कुछ रेडिएशन होती हैं जो कि किसी एंगल पे आती हैं, एंगल पे नहीं सॉरी, ये सन तो हम गोल सपोज करते हैं ना, तो इधर से 360 डिग्रीज के ऊपर जो है वो 360 डिग्री पे रेडिएशन आ रही हैं। तो इधर से रेडिएशन आई क्लाउड वगैरह पे के में क्या हुई, वो रिफ्लेक्ट होके यानी कि किसी एंगल पे आके हमारे पैनल पे पड़ी, और सिमिलरली ये क्लाउड्स वगैरह से क्या हो गई, डिफ्यूज हुई। तो सिमिलरली जो पार्टिकल ऑफ वाटर्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उधर से भी ये क्या होगी, ये डिफ्यूज्ड होके ये हमारी अर्थ सरफेस पे पड़ेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो सूरज से चलती हैं, क्लाउड्स वगैरह या पानी के पार्टिकल से टकरा के वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर स्कैटर्ड हो जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रेडिएशंस, ठीक है। और तीसरी क्या होती है,
कि जो आ तो सीधी रही होती है लेकिन वो पैनल के ऊपर नहीं पड़ रही, वो हमारी ज़मीन पे पड़ रही है। तो ज़मीन पे पड़ने के बाद देन ज़मीन से रिफ्लेक्ट होके हमारे सोलर पैनल पे पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोलर से जो रेडिएशन आई थी किस फॉर्म में थी, वो अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल रेंज में। वो आई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की जो थी वो 1367 वाट थी। अब 1367 वाट हमारे जब एटमॉस्फेयर में इंटर हुई तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। फर्ज करें वो 1367 को अगर मैं ऐसे कहूँ कि 1367 में फर्ज करें 700 वाट जो थी वो बीम की सूरत में ज़मीन तक आई। फर्ज करें 300 वाट जो थी वो डिफ्यूज्ड रेडिएशन में चली गई और रिमेनिंग 367 वाट्स जो थी वो किस में चली गई, वो ग्राउंड रिफ्लेक्टेड में चली गई। तो मेजर पोर्शन जो होता है वो बीम का होता है। ठीक है, अब डिफ्यूज्ड रेडिएशन ये मैंने आपको बता दी है। उसमें ये देखें, अगर हमने ये एक हमारे पास फिगर है, इधर देखिएगा, जो हमारे पास ये है ब्लॉकर, ये क्या है हमारे पास, ये है सोलर पैनल और ये जो वर्टिकल लाइंस है दीज आर ब्लॉकर्स। इसमें देखिए कि अगर सन हमारा लेट्स सपोज यहाँ पे है कि अगर सन हमारा अगर सन हमारा इस डायरेक्शन पे है, ठीक है, तो बीम क्या होंगी, डायरेक्टली आगे टकराएंगी और ये जो ब्लॉकर है किसको ब्लॉक कर रहा है, डिफ्यूज्ड रेडिएशंस को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, इन दो का मतलब अगर मैं इसको देखें कि दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ सोलर पैनल और ये जो रेडिएशंस आ रही हैं इन दोनों के दरमियान जो एंगल बना है उसको उसने थीटा जी का नाम दे दिया है। अब ये क्या था, ये हॉरिजॉन्टल था और ये क्या हो गया हमारे पास है वर्टिकल, ये पोजीशन इसकी हो गई, ये मतलब हॉरिजॉन्टल था और ये किसी एंगल पे चला गया। ये हॉरिजॉन्टल एंड बी सी, इधर देखें ये बी सी बीम ब्लॉक्ड। ठीक है, अच्छा अब देखें ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है, ये किसी एंगल पे प्लेट पड़ी हुई है। सिमिलरली अबव वाला जो केस था, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने एक ब्लॉकर लगा दिया है जो कि बीम को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन कहाँ से, जो किसी एंगल से रेडिएशन आ रही थी उनको वो इस पैनल के ऊपर पड़ने दे रहा है। तो ये हमारा दूसरा सिनेरियो हो गया। और अगर हमने टोटल रेडिएशन लेनी है तो ये बीम और डिफ्यूज्ड दोनों हमारे ऊपर पड़ रही हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। ये देखें बाज़ का ऐसे होता है कि अगर आपने देखा हो कि बाज़ का टेंट वगैरह सर्दियों में जो लगे होते हैं उसकी एग्जांपल ये है। तो उसमें जो टेंट्स वगैरह की जो दीवारें होती हैं उसके करीब हमें छांव मिल रही होती है, यानी कि, लेकिन जो ऊपर से डायरेक्टली सूरज से जो आ रही होती है लाइट वो हमें हमारे ऊपर डायरेक्टली पड़ रही होती है। ये वाला जो सिनेरियो ये होता है छत का, जो रूफ होती है, और रूफ से क्या होता है डायरेक्टली जो लाइट आ रही होती है वो ब्लॉक हो रही होती है, लेकिन जो विंडोज से होती है वो हमें डिफ्यूज्ड होके आ रही होती है। ठीक है, और जो टोटल रेडिएशन है, तो टोटल रेडिएशन में अगर हम सोलर पैनल की पोजीशन ऐसी लगाएं कि सोलर पैनल के ऊपर ये देखें इधर, यहाँ पे जब बीम भी पड़ रही है, ग्राउंड रिफ्लेक्टेड भी पड़ रही है और इधर से डिफ्यूज भी पड़ रही है, तो इन तीनों रेडिएशन को हम क्या कहेंगे, टोटल रेडिएशंस। ठीक है, तो आई होप के आपको इसकी समझ लग गई होगी। अच्छा, अब वो रेडिएशंस हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर आ गई टोटल रेडिएशन की फॉर्म में, एटमॉस्फेयर से गुजर के। अब जब अर्थ की सरफेस के ऊपर आएंगी ना, तो अर्थ की सरफेस के ऊपर हमें सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले पोजीशन लोकेट करनी पड़ेगी। उसकी रीज़न है क्योंकि सोलर की जो इंटेंसिटी है वो पूरी अर्थ सरफेस के ऊपर सेम नहीं पड़ रही होती। ठीक है, तो उसके लिए पूरी अर्थ सरफेस के ऊपर हमारी सेम नहीं पड़ रही होती। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें इसके ऊपर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड डिफाइन करने पड़ते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड डिफाइन करने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को दो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाए थे, एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर नहीं क्लियर तो इन दोनों को आप लोगों ने क्लियर कर लेना है नेट पे जाके। ठीक है,
तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये क्या होता है मेरिडियन एंड प्राइम मेरिडियन में। एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स वर्टिकली नॉर्थ एंड साउथ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऑल पॉइंट्स ऑन द मेरिडियन हैव सेम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इनको पढ़ने से पहले हम मैं आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का फ़र्क बता देता हूँ। देखो, फ़र्ज़ करो ये आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल या एक खरबूजा है जिसके ऊपर ग्रीन कलर की वो पट्टियाँ लगी हुई हैं। तो ये दैट वर्टिकल लाइंस, ये देखिए, ये ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, तो इधर ईस्ट होगा इधर वेस्ट होगा, जस्ट लाइक इस फिगर में देखें, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। तो दीज वर्टिकल लाइंस जो के कैसे चल रही हैं, दीज वर्टिकल लाइंस लैटिट्यूड है ना, तो लैटिट्यूड में हम लैटिट्यूड को हम डिफाइन करते हैं। इस बॉल के ऊपर आपको एक तो वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं, जस्ट लाइक खरबूजे की जो ग्रीन पट्टी होती है दैट इज वर्टिकल लाइंस, और एक इस क्रॉस में ये जो ब्लैक कलर की लाइंस आपको नजर आ रही हैं, एक क्रॉस वाली ये लाइंस होती हैं। ठीक है, तो अब हमने इन दो को हमने डिवाइड कर दिया, वर्टिकल लाइंस एंड क्रॉस, ये ब्लू वाली और रेड वाली जो नजर आ रही है आपको। ठीक है, क्रिकेट बॉल में हमने एक ऊपर से लाइनें खींच दी और एक ऐसे सर्कल में लाइंस हमने उसके ऊपर ड्रा कर दी। ठीक हो गया। अब वो लाइंस जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही हैं, यानी कि जिनमें जो वेरिएशंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। ठीक है, आप सपोज करो कि आपके पास एक बॉल है, बॉल के सेंटर वाला जो सर्कल होगा वो सबसे बड़ा होगा, उससे ऊपर वाला जो थोड़ा सा सर्कल होगा वो उससे छोटा होता हो जाएगा, उससे ऊपर सर्कल और छोटा हो जाएगा, हत्ता कि जब हम ऊपर सबसे ऊपर वहां जाएंगे तो बॉल के ऊपर वाला जो सर्कल होगा वो सबसे छोटा यानी कि 0 रेडियस वाला होगा। सपोज करो कि अर्थ कह रहा हूँ, क्रिकेट की जो बॉल है उसके सेंटर पे आप खड़े हो, तो सेंटर वाला सर्कल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। उससे ऊपर जो अगर आप सर्कल लगाते जाओ तो उसका जो डायमीटर वो कम होता जाएगा और ऊपर एक कप शेप आपके पास मिल जाएगी। तो वो लाइन जिनकी वेरिएशंस नॉर्थ की तरफ या नीचे साउथ की तरफ आ रही हैं तो उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, देखो, अर्थ को मैं अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करूं तो इसकी जो सेंट्रल प्लेन है वो जिसका मैक्सिमम डायमीटर है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर वाला जो होता है ना दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और उससे नीचे वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वो लाइंस जिनकी वेरिएशंस अलोंग नॉर्थ एंड साउथ आए दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होती हैं, जिनकी जो मोशन है वो ईस्ट से वेस्ट हो, ईस्ट से वेस्ट हो। देखिए, ये जो ग्रीन पट्टियां अगर ये ब्लैक कलर की लाइन एक सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से मैं पहले इस ब्लू लाइन पे आऊँ, फिर इस ब्लू लाइन पे आऊँ, फिर इस ब्लू लाइन पे आऊँ, और ऐसे मैं मतलब एक लैटिट्यूडनल लाइन, एक लैटिट्यूडनल लाइन, तो एक सर्कल लैटिट्यूडनल लाइन था ना, तो एक सर्कल के अलोंग मैं जब चलूंगा तो हर सर्कल के ऊपर मुझे एक वर्टिकल लाइन जो है वो क्रॉस करती हुई दिखेगी। तो वो अगर मैं इस सेंटर से देखें, अगर ये सर्कल है तो सेंटर से मैं इधर ईस्ट की तरफ जाऊं या वेस्ट की तरफ जाऊं, ये जो कर्वेचर में जब मैं जा रहा हूँ, ये जो लाइन की मोशन है वो लाइन जो ईस्ट से वेस्ट मूव करती हैं दैट इज होती वो वर्टिकल्स हैं, ग्रीन पट्टियां, लेकिन वो मूव कैसे कर रही होती हैं, ईस्ट से वेस्ट। और जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं वो क्या होती हैं, वो सर्कल्स होते हैं, वो मूव कैसे कर रहे होते हैं, टुवर्ड नॉर्थ और टुवर्ड साउथ की तरफ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब देखें, वो जो हॉरिजॉन्टली अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, तो वो सेंट्रल प्लेन क्या होता है, इक्वेटर। और वो लाइन जो ईस्ट और वेस्ट, यानी कि ये वाला पार्ट ईस्ट एंड ये वाला पार्ट वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट को जो लाइन डिवाइड करती है दैट इज कॉल्ड प्राइम मरीडियन। यानी कि इसको हम वो कहते हैं कि अर्थ के ऊपर वो लाइन जो यूके से पास करती है, इंग्लैंड से पास करती है, दैट इज कॉल्ड प्राइम मरीडियन। इसके
राइट साइड पे ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इस चीज की समझ लगी होगी। प्राइम मेरिडियन वो सेंट्रल लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइन वो सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो कि जहाँ पे जिसको हम स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उसके इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, यानी कि राइट साइड पे ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मैंने बता दिया। लैटिट्यूड क्या है, जिनकी मोशन नॉर्थ से साउथ होती है, और लॉन्गिट्यूड क्या है, जिनकी मोशन ईस्ट से वेस्ट होती है। ठीक है, ये आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने, फर्ज करें मैं कहता हूं कि आपने मरी के अंदर लगाना है सोलर पैनल, तो मरी अर्थ की सरफेस के ऊपर आपको, अगर आपने फर्ज करें मतलब किसी लोकेशन पे जाना है, फर्ज करें इस पॉइंट पे, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस पॉइंट पे अगर आपने सोलर पैनल इंस्टॉल करना था तो आपको कैसे मूव करना पड़ेगा, अलोंग वन लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अलोंग वन लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आपको लॉन्गिट्यूड और फिर अलोंग लैटिट्यूड, यानी कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो सर्कल्स की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है, और फिर अलोंग लैटिट्यूड के कितनी नंबर लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे, 1 2 और 3 अलोंग लैटिट्यूड, यानी कि जो सर्कल्स की लेंथ चेंज हो रही है, और अलोंग लॉन्गिट्यूड आपको मूव करना पड़ेगा, यानी 1 2 और 3। ठीक हो गया, ये आपको इस पोजीशन पे आपको लोकेट करना पड़ेगा। ठीक होगा, तो यहाँ पे शायद बी सेक्शन के बिलाल ने ये आई थिंक मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जो सन की जो रेडिएशंस होती हैं वो अर्थ की सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म पड़ती हैं या नहीं पड़ती, तो ये नहीं पड़ती यूनिफॉर्म। उसके लिए हमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड डिफाइन करने पड़ते हैं ताकि हम एग्जैक्टली बता सकें कि वो पोजीशन अर्थ पे किस जगह पे है। अब जब हम उस लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को डिफाइन कर लेते हैं ना, तो उस जगह पे हमें कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो उनके लिए हमें कुछ एंगल समझने पड़ते हैं। तो उसके लिए पहला एंगल है लैटिट्यूडनल एंगल, लैटिट्यूड एंगल। तो बेटा लैटिट्यूड क्या था, वो लाइन जो सर्कल में नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही थी। तो ये देखें, ये हमारा सेंट्रल प्लेन है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपने क्रिकेट बॉल ली हुई है, उसको ऊपर से कट कर दे तो आपको प्याली नुमा कप शेप ऊपर वाला कवर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ऊपर वाला कवर हो गया। ये ए एंड बी, ये देखें वर्टिकल लाइंस, ये कौन सी लाइंस हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। कौन सी, 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है। अच्छा, ये क्या था, लैटिट्यूड। ये एक सर्कल क्या था, लैटिट्यूड। अब आप ये देखें कि जो लैटिट्यूडनल एंगल है ना, दैट इज फाई, वो किसके दरमियान बनेगा, पी सनराइज आ रही है, सनराइज फर्ज करें इस पॉइंट पे पड़ी, ये आपका कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, तो पी और पी की प्रोजेक्शन, यहां से हमने प्रोजेक्शन गिराई ए पॉइंट पे, इन दोनों के दरमियान ये जो आई एंगल बन रहा है ना, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल एंगल, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल एंगल। समझ लगी। अब देखो ना, इसको जरा फिजिकली अंडरस्टैंड करो। ये सेंट्रल डायमीटर था सर्कल का, ठीक है, इसका डायमीटर सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे मैं एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे ऊपर चलता जाऊंगा तो मेरे सर्कल की जो डायमीटर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इधर देखो, मैंने फर्ज करो ये वाली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल लाइन को फिक्स किया था। अब यहाँ से जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ अलोंग सिंगल लाइन, तो मेरे सर्कल की लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब लैटिट्यूडनल एंगल अलोंग लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, आई होप कि ये थोड़ा सा रुखा टॉपिक है, इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तब होनी थी अगर हम इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करते। तो अगर आप इसको ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो OP एंड OA के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, हमारे पास एंगल फाई, लैटिट्यूडनल एंगल। ठीक है, क्या होगा, लैटिट्यूडनल एंगल। आप सपोज करो इमेजिनेशन करो कि आप एक क्रिकेट बॉल के सेंटर पे खड़े हो, इक्वेटर के ऊपर खड़े हो। ठीक है,
अब आपका जो सेंट्रल प्लेन है वो क्या होगा, मैक्सिमम डायमीटर वाला होगा, उससे ऊपर थोड़ा सा, यानी कि जो कर्वेचर की सरफेस पे जैसे आप चलोगे तो क्या होगा कि उसकी जो सर्कल लेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। अब लैटिट्यूडनल एंगल क्या होगा कि एक आपका जो सेंट्रल प्लेन है उस पे और जो पी पॉइंट पे, यानी कि जहां से जो आप तक सनलाइट जो है वो आ रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, फिर आपको क्लियर होगी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम क्लास के अंदर इस टॉपिक को कवर करें, लेकिन कोई नहीं, इशू नहीं है। मैं इस पे जितने आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आपको आंसर करूंगा इसका, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ के करना। तो लैटिट्यूडनल एंगल जो होगा हमारे पास फाई, वो क्या होगा, आई, वो क्या होगा, अलोंग सिंगल लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे जो दो लैटिट्यूड्स के दरमियान देखो, एक फर्ज करो ये वाला सर्कल ब्लैक सर्कल था और एक ये वाला ब्लैक सर्कल था। इस दोनों ब्लैक सर्कल के से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन इनटू दिस ग्लोब खींचूं तो ये सिनेरियो बनेगा, ये वाला, ये इनटू दिस ग्लोब है। एक यहाँ पे भी जारी बात है एक सर्कल होगा ना, यहाँ पे भी एक सर्कल होगा। अनफॉर्चुनेटली यार मुझे वो पेन नहीं मिल रहा जहाँ से मैं थोड़ा सा ना लिख के ट्राई करता आपको ना समझाने की। एनीवेज गाइस, चलें कोई नहीं, इधर से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में। तो ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल एंगल, सॉरी लैटिट्यूडनल एंगल, तो आई, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल एंगल क्या होगा, दो लैटिट्यूडनल लाइंस के दरमियान जो एंगल बनी वो क्या होगा, लैटिट्यूडनल एंगल। तो दो लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स के दरमियान, लाइंस के दरमियान जो एंगल बनेगा दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंगल, ठीक है। तो वो देखें, ये दो लाइंस थी ए एंड बी पॉइंट, ये दो लाइंस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ना, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बना दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंगल। और इस लॉन्गिट्यूडनल एंगल को हम एच से, यानी कि आवर एंगल से रिप्लेस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने आई समझ लिया, एच समझ लिया, यहाँ पे ना एक एंगल है डी, दैट इज डिक्लिनेशन एंगल। क्या जी, डिक्लिनेशन एंगल। हमारी जो अर्थ है ना वो अपने एक्सिस पे स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ी सी टिल्ट है, मतलब ये फर्ज करें अर्थ का एक्सिस है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये नॉर्थ एंड साउथ सीधा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है, इस टिल्ट की वजह से हमें सर्दियां और गर्मियां महसूस होती हैं, वो मैं आगे चल के बताता हूँ कैसे। तो दिस इज डिक्लिनेशन एंगल। ये किस के दरमियान बनता है, अर्थ का सेंटर और सन के सेंटर के दरमियान इसकी जो प्रोजेक्शन है दैट इज ओ बी, और इक्वेटर के ऊपर कोई पॉइंट, द एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग O एंड P, सॉरी डिक्लिनेशन एंगल, द एंगल बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सन एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक, इक्विलेटरल प्लेन। तो ये लाइन और इसकी जो प्रोजेक्शन है दैट इज बी पॉइंट के ऊपर, तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज डिक्लिनेशन एंगल। तीनों एंगल आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ओपी लैटिट्यूडनल एंगल दैट इज आई, लॉन्गिट्यूडनल एंगल जिसको हम आवर एंगल कहते हैं दैट इज एच, जो कि दो वर्टिकल लाइंस के दरमियान बनता है, दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के दरमियान बनता है। और डी क्या है, डिक्लिनेशन एंगल, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, आवर एंगल क्या है, आवर एंगल मैंने बता दिया दैट इज एच। अच्छा, आवर एंगल होता है एच। अब आवर एंगल ने क्या बताना है, देखिए अर्थ है ना, अर्थ जब मतलब सूरज के गिर्द, फर्ज करें ये सन है और ये अर्थ है, सूरज के गिर्द ऐसे चक्कर लगा रही है ना, तो चक्कर लगाते लगाते वो अपने गिर्द स्पिन भी करती है, अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन भी करती है। तो उसका जो स्पिन है ना वो कंप्लीट होती है 24 आवर्स में, और जो उसकी ये सर्कुलर मोशन है ये कंप्लीट होती है 365 डेज के अंदर, ठीक है। तो आवर एंगल 1 घंटे के अंदर ए से बी, यानी कि अगर कोई पॉइंट ए था ना सूरज के सामने, तो
एग्जैक्टली सूरज तो अपनी जगह पे अर्थ स्पिन कर रही है ना, तो बी पॉइंट को ए पॉइंट वाली जगह में आने में जो अर्थ रोटेट करती है ना, एंड दैट इज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ए, और इसको टाइम कितना लगता है, 1 घंटा। यानी कि ए पॉइंट को बी पॉइंट की जगह पे जाने के लिए कितने डिग्री कवर करेगी अर्थ, 15 डिग्री, और टाइम कितना लगेगा, 1 घंटा। तो आपके लिए ये असाइनमेंट है, आपने ये बताना है कि 24 घंटों में अर्थ के ऊपर टोटल वर्टिकल लाइंस कितनी बनेंगी, कितनी वर्टिकल लाइंस जो है वो अर्थ के ऊपर होंगी। ठीक है, अब हम लोगों ने ये आवर एंगल पढ़ लिया। ठीक है, तो इसकी जो कन्वेंशन है ना आवर एंगल की, वो हमने कैसे लेनी है, मॉर्निंग के लिए हमने नेगेटिव लेना है इसको, आफ्टरनून के लिए पॉजिटिव लेना है, एंड नून के ऊपर हमने इसको 0 लेना है। अब देखिए मॉर्निंग आवर्स कौन से हैं, अगर मेरे पास ऐसे हो, एक क्लॉक हो सेंट्रल है ऐसे कर्वेचर की शक्ल में, तो अब घड़ी को सपोज करो कि वो सुबह 6 से लेके 12 और 12 से लेके रात 12 तक, यानी कि आप सपोज करो कि फजर से लेके दोपहर से लेके मगरिब तक, तो ये क्लॉक आवर्स हैं। तो जो दोपहर होगी वो नून एग्जैक्टली 12 बजे होगी, जो आपकी मॉर्निंग होगी वो सुबह यानी कि सन राइज से लेके नून तक, नून से जो इवनिंग होगी वो क्या होगी, आफ्टरनून से लेके सनसेट तक। ठीक है, तो आफ्टरनून और सनसेट के दरमियान जो भी मतलब आवर एंगल हमारा आएगा दैट वुड बी नेगेटिव। आफ्टरनून नून के ऊपर 0 एंड आफ्टरनून के ऊपर हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और मॉर्निंग के ऊपर हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मिनट्स फ्रॉम लोकल सोलर नून। ठीक है, अब आप देखिए सोलर नून होता है 12 बजे। अब अगर मैं कहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि आवर एंगल, व्हाट वुड बी द आवर एंगल एट 10 AM, तो 10 AM में, अब 10 AM है ना, तो सुबह के 10 बजे, इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉर्निंग आवर के अंदर है, तो हम आवर एंगल को लेंगे नेगेटिव, तो जमा माइनस में कौन सा साइन आगे आएगा, माइनस। 0.25 है ना, तो 0.25 के बाद अब नंबर ऑफ मिनट्स फ्रॉम लोकल सोलर नून के उस टाइम और लोकल सोलर नून के दरमियान कितना टाइम है, तो 10 से लेके 12 बजे के दरमियान 2 घंटे हुए, तो नंबर ऑफ मिनट्स कितने बने, 120। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 0.25 और साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आवर एंगल। किसी भी लोकेशन के ऊपर आवर एंगल हमें क्या कैलकुलेट करके देता है, नंबर ऑफ सनशाइन आवर्स, के वहां पे धूप वाले घंटे कितने होंगे, वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि वो कैसे। ये ओमेगा कैलकुलेट करने के बाद हम आगे नंबर ऑफ सनशाइन आवर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि अब जब हम बात करते हैं सोलर कैलकुलेशन के लिए, तो हम जब उसके लिए टाइम पे बात करते हैं, तो हम जो हमारा जो क्लॉक आवर्स है वो थोड़ा सा एरर देता है, तो उसके लिए हम एक सोलर टाइम डील करते हैं। ठीक है, सोलर टाइम हमें जो निकलता है वो हमारे पास कैसे निकलता है, वो होता है, देखें ये इक्वेशन नंबर 2 देखें, ये होती है लोकल सोलर टाइम। ठीक है, तो ये होता है लोकल स्टैंडर्ड टाइम। जो होता है हमारा लोकल स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि जो हमारा घड़ी का टाइम है वो प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम, ये जो इक्वेशन ऑफ टाइम दी हुई है, +4 लॉन्गिट्यूड माइनस लोकल स्टैंडर्ड मेरिडियम। ठीक है, लोकल स्टैंडर्ड मेरिडियम। अब ये देखें कि अगर मैंने एक निकालना है लोकल सोलर टाइम घड़ी के टाइम के ऊपर, फर्ज करें 10 बजे, मैं कहता हूँ कि जनाब अगर मेरे पास 10 AM है, तो 10 AM के ऊपर मुझे बताएं, अब मैं 10 AM को अगर सोलर की कैलकुलेशन में यूज़ करूँगा तो दैट वुड क्रिएट एन एरर इन माई सोल्यूशन। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैं सोलर टाइम यूज़ करूँगा ना, तो दिस वुड गिव मी अ एक्यूरेट सोल्यूशन। तो मैं इस स्टैंडर्ड टाइम को किस में कन्वर्ट करूँगा, पहले सोलर टाइम में, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, 10 AM प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम। इक्वेशन ऑफ टाइम का फार्मूला ये है, फार्मूले पेपर में आपको आएंगे, सारे के अंदर n वेरिएबल है, सारे के अंदर क्या है, n वेरिएबल। तो n क्या है हमारे पास, फार्मूला n-1। अब n क्या है, n है नंबर ऑफ ईयर, n इज द डे ऑफ द ईयर काउंटेड फ्रॉम जनवरी 1, कि आपने इसको काउंट करना है नंबर 1 जनवरी से।
ठीक है, अब n कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपने मंथ लेने हैं। फर्ज करो मैं आपको कहता हूं कि मुझे बताओ कि आपने 10 AM के ऊपर मुझे सोलर टाइम बताना है, तो आपने अगला क्वेश्चन ये होगा कि 10 AM कौन सी डेट के, मैं कहूँगा कि आज की डेट के। तो आज लेट्स सपोज आज है जनाब 7 दिसंबर, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको जनवरी से हिसाब लगाना पड़ेगा। जनवरी 31, फरवरी जो है ना वो हर सूरत में आपने 28 का लेना है। जनवरी 31 प्लस 28, मार्च कितने का? 31 का, तो 31 प्लस 28 प्लस 31 प्लस ऑनवर्ड, ऐसे जो 30 का महीना उसको ऐड करते जाना है। और 10 दिसंबर का है ना, तो नवंबर तक एज इट इज डेज प्लस 10 लास्ट पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम उसकी जगह पे 10 निकालेंगे। मुझे आई डोंट नो कि बड़ा स्ट्रेंज सा लग रहा है कि मैं बगैर रिटर्न में हर चीज़ हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, लेकिन आई होप कि अब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मैं क्या बता रहा हूँ। तो मैं इसकी आसान एग्जांपल बताता हूँ। फर्ज करें मैं कहता हूँ 13 जनवरी, तो एन क्या होगा? 13 जनवरी। अगर मैं कहता हूँ 10 फरवरी, तो 31 जनवरी के और 13 फरवरी के कितने हो गए? 44। अगर मैं कहता हूँ 3 मार्च, तो क्या होगा? 3 मार्च पे 31 जनवरी के, 28 फरवरी के और 31 और 28 कितने हो गए? 59 और 3 मार्च के 61। तो एन आपका क्या आ जाएगा? 61। सिमिलरली पूरे ईयर में जो डेट होगी ना वो आपने 31 जनवरी से फरवरी के 28 दिन, आगे मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून के 30, इस तरीके से आपने इनको एडअप करते जाना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइम आ गया। इक्वेशन ऑफ टाइम आपकी निकला, इधर से एन आ जाएगा, एन को इधर पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ टाइम आ जाएगी। फिर आगे आ जाएगा लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आपको किसी भी लोकेशन पे बताया जाएगा भाई 10 AM पे अगर आपने सोलर टाइम कैलकुलेट करना है आज की डेट का, तो किस लोकेशन का? भाई इस्लामाबाद का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ पे आपने कैलकुलेट करना, तो उसका लॉन्गिट्यूडनल का एक चार्ट हमारे पास बना होता है। ये पेपर में लॉन्गिट्यूडनल जो है ना वो आपको गिवन होता है। माइनस लोकल स्टैंडर्ड मेरिडियम। लोकल स्टैंडर्ड मेरिडियम का मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि वो जो होता है वो लोकल स्टैंडर्ड मेरिडियम का मतलब ये होता है कि वो कितने डिग्री है हमारे ग्रीनविच मीन टाइम से, कितनी डिग्री है हमारे ग्रीनविच मीन टाइम से। जैसे हम कहते हैं कि हमारा वो जो कंट्री है वो वो कौन सी नंबर ऑफ लाइन के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो हम अगर कहें कि सेंट्रल लाइन इज द प्राइम मेरिडियम, ईस्ट की तरफ क्या था? ईस्ट की तरफ दैट इज पॉजिटिव, और सेंटर से वेस्ट की तरफ क्या था? नेगेटिव। तो अगर कोई कंट्री फर्ज करें जैसे पाकिस्तान है, वो प्राइम मेरिडियम से 5वीं लाइन के ऊपर, 5वीं वर्टिकल लाइन के ऊपर पाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि पाकिस्तान का ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? +5। तो इसलिए पाकिस्तान में जब भी हम विंडो वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? +5। +5 का क्या मतलब होता है कि वो सेंट्रल प्राइम मेरिडियम से, यानी कि अपना पाकिस्तान का जो टाइम है वो अपना इंग्लैंड के टाइम से 5 घंटे आगे है। उसका फिजिकली क्या मतलब है कि अर्थ के ऊपर अगर मतलब एक पॉइंट है ना, मतलब सूर्य के सामने अगर इंग्लैंड है तो पाकिस्तान को सूर्य के सामने आते आते 5 घंटे लगेंगे, वो 5 घंटे बाद आएगा। ठीक है, तो उसका एंगल कैसे? तो GMT +5, तो जिस भी वो नंबर ऑफ लाइन पे है, तो GMT 0 किसका होगा? इंग्लैंड का। +1 किसका होगा? जो भी उस लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे जो भी कंट्रीज आ रहे हैं उनका +1 होगा। और पाकिस्तान का अगर मैंने निकालना हो तो GMT +5 है, तो मल्टीप्लाई बाय 15, तो हमारे पास है ये 75 डिग्री आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास है लोकल सोलर टाइम आ जाएगा। तो इसका ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है इस चीज़ को। एट इस्लामाबाद के लिए मैं लैटिट्यूड का पता होगा, सोलर टाइम हमने निकालना है 10:30 AM पे। तो इसके लिए 10:30 AM पे मुझे लोकल स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा? वो मेरे पास 10:30 AM आ जाएगा, प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ टाइम के लिए मुझे n चाहिए, तो n के लिए मुझे क्या चीज़ दी होगी? डेट दी है 3 फरवरी। तो n कितना होगा? 31 + 3,
जी बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। करके देखिएगा, अगर ना हुआ तो मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। हाँ जी, आगे डिक्लिनेशन एंगल मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ये जो है वो डे लेंथ के बारे में है कि डे लेंथ का मतलब होता है कि एक ऑब्जर्वर अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो उसका जो सूरज है वो साउथ से होता हुआ वेस्ट पे जाएगा, उसको महसूस ऐसे होगा कि वो साउथ से होता हुआ वेस्ट में जा रहा है। और अगर कोई आपका ऑब्जर्वर है साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसको ऐसे लगेगा कि जैसे वो नॉर्थ के पोल के ऊपर से होता हुआ जा रहा है। तो देखिए, हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में भी देखते हैं ना, तो हमारा जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है, साउथ के ऊपर से होता हुआ वो वेस्ट में जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर है। अगर ये क्लास का लेक्चर होता तो मैं डेफिनेटली आपको समझाता, तो इसको अपने फील्ड वर्क छोड़ देना। उसके लिए आपने जस्ट ना इस डिक्लिनेशन का फार्मूला याद रखना है कि जो डिक्लिनेशन होती है ना अर्थ की, वो थ्रू आउट द ईयर। डिक्लिनेशन क्या थी? डिक्लिनेशन वो टिल्ट था जो सन की जो रेज आ रही हैं वो और इक्वेटर के दरमियान जो एंगल बनता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है? डिक्लिनेशन एंगल। तो थ्रू आउट ईयर चेंज होता है। वो मार्च के अंदर वो 0 होता है, ठीक है, और दिसंबर एंड जनवरी के अंदर वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है और दिसंबर में वो नेगेटिव हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आपने पेंडिंग करना है। ये जब हम क्लास में मिलेंगे तो तब मैं आपको समझाऊंगा कि डिक्लिनेशन एंगल जो है वो 0 मार्च और सितंबर पे क्यों होता है, ठीक है। तो वो अभी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एन पुट करना है और ये याद रखना है कि ये सारा डिग्रीज में सॉल्व करना आपने, क्योंकि ये 360 डिग्री है। तो साइन को रेडियन में नहीं लेना आप लोगों ने, साइन को डिग्रीज में लेना, तब ये सही आपको आंसर देगा फार्मूला। चलें जी, अब सनशाइन आवर निकाल लेते हैं। सनशाइन आवर कैसे निकलेंगे कि ये फार्मूला है, उसके लिए ये फार्मूला दिया होगा, ये दैट इज डिक्लिनेशन एंगल। जो डिक्लिनेशन एंगल हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। और फाई हमें उस लोकेशन का दिया होगा, ओमेगा एक्स दिस इज आवर एंगल। ये जब आ जाएगा तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाई ये करेंगे तो नंबर ऑफ सनशाइन आवर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ सनशाइन मतलब डे लेंथ, कि अगर आपका जो डे है ना, फर्ज करें उसमें 24 घंटे होते हैं ना एक दिन के अंदर, उसमें नंबर ऑफ सनशाइन किसी लोकेशन पे निकलते हैं, फर्ज करें 18। तो 18 में मैंने अगर उसका मिड ले लूँ, अगर पूरे 18 दिन वाला जो पार्ट है, फर्ज करें वो 18 घंटे का था, अगर मैंने उसका मिड ले लिया तो दैट इज 9। इसका मतलब ये हुआ कि 18 का मिड हुआ 9, ठीक है। तो उसका फर्ज करें नंबर ऑफ सनशाइन मेरे निकलते हैं 18 थे, 18 का मिड आ गया मेरे पास 9, तो 9 इज माय मिड टाइम। तो मैं 12 मतलब 9 में से क्या करूँगा, 9 में से 12 को माइनस करूँगा तो दैट इज सॉरी हाँ, 12 में से उस टाइम को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या निकल आएगा, वो मैं उससे पीछे आ जाऊंगा तो वो मेरे पास क्या निकल आएगा, सनराइज। और अगर मैं उस टाइम अगर 12 प्लस उस टाइम को ऐड कर दूं, तो मतलब उस टाइम में 12 मजीद ऐड कर दूं तो मैं सन सेट की तरफ चला जाऊंगा, और अगर उधर से माइनस कर दूं तो सन राइज की तरफ चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सनशाइन। अगर सनराइज और सनसेट नहीं भी समय लगती तो उसको भी पेंडिंग करवाएं, ठीक है। आपने जस्ट एन फाइंड करना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डे लेंथ सनशाइन आवर फॉर सिटी ऑफ इस्लामाबाद ऑन 21 जून। ये दोनों न्यूमेरिकल आपने मुझे सॉल्व करके सेंड करने हैं, नहीं आएंगे तो फिर इसको देखेंगे। हाँ जी, ये कुछ एंगल्स हैं 2-3 और जो आप लोगों ने सीखने हैं किसी भी जगह पे सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए। पहला एंगल होता है सरफेस एजीमुथल एंगल, यानी कि अगर आपके पास ये मोबाइल है ना, ठीक है, तो हमने अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इसका जो फ्रंटल सरफेस है वो किस तरफ हम करेंगे, साउथ की तरफ। तो इसकी जो फ्रंटल सरफेस है, ये ब्लू कलर में देखें, इसकी जो फ्रंटल सरफेस है वो साउथ की तरफ है। तो इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल की जो प्रोजेक्शन है वो ये वाइट लाइन है, देखें ये नॉर्मल था, ये आपका सोलर पैनल है, ये उसका नॉर्मल है। तो इसकी जो प्रोजेक्शन है दैट इज
दैट इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास यहाँ पे ये इसकी प्रोजेक्शन है। तो सरफेस एजीमुथल एंगल का मतलब है कि सरफेस के नॉर्मल की प्रोजेक्शन और साउथ के दरमियान जो एंगल बनेगा दैट इज गामा। अब इसकी हमने क्या कैसे लेनी है कि अगर सोलर पैनल की ये जो फ्रंटल सरफेस है इसका जो प्रोजेक्शन है इसको मैं ईस्ट के ऊपर ले आऊँ तो मेरा जो सरफेस एजीमुथल एंगल है वो कितना बनेगा 90 डिग्री। और अगर इसको मैं बिल्कुल फ्रंट पे ले आऊँ साउथ के ऊपर तो क्या होगा, वो एंगल मेरा हो जाएगा 0। और अगर इसकी फ्रंटल सरफेस को मैं घुमा दूं और वो वेस्ट की तरफ चला जाए तो मेरा एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो साउथ से ईस्ट से साउथ की तरफ मैंने इस गामा को लेना है नेगेटिव, साउथ के ऊपर 0 और साउथ से वेस्ट की तरफ इसको लेना है पॉजिटिव। ये कन्वेंशन है सरफेस एजीमुथल एंगल की। एक है सोलर एजीमुथल एंगल। सोलर एजीमुथल एंगल है कि सूरज, जारी बात है कि सूरज 3 पोजीशन पे ही हो सकता है, या तो ईस्ट के ऊपर होगा या ईस्ट से और सन के ईस्ट और साउथ के दरमियानी वाले पोर्शन पे होगा, या वो दोपहर में साउथ के ऊपर होगा या साउथ से वेस्ट की तरफ होगा। तो ये वाला पोर्शन अब जैसे इस फिगर के अंदर दिखाया ना कि वो है साउथ और वेस्ट के पोर्शन में, तो इस सन का प्रोजेक्शन जो इक्वेटर पे पड़ रहा है, सन का प्रोजेक्शन जो इक्वेटर पे पड़ रहा है, ठीक है, इस प्रोजेक्शन और साउथ के दरमियान जो एंगल है दैट इज सोलर एजीमुथल एंगल, दैट इज सोलर एजीमुथल एंगल। अब ये सपोज करो कि मैं इस ट्राइंगल को, इस सूरज को मैं पकड़ के ईस्ट के ऊपर ले आता हूँ, तो ये लाइन भी इसके साथ साथ ऐसे सर्कल में मूव करेगी यहाँ पे। तो अगर ये ईस्ट के ऊपर है तो मेरा सोलर एजीमुथल एंगल कितना होगा, 90 का। और अगर ये बिल्कुल सूरज आ जाता है साउथ के ऊपर, नून के ऊपर, तो मेरा सोलर एजीमुथल एंगल होगा 0 का। और अगर ये मैं इसको वेस्ट के ऊपर ले जाता हूँ तो देन वंस अगेन ये किसके ऊपर हो जाएगा, 90 डिग्री के ऊपर। तो इसकी भी कन्वेंशन वही है, तो कि ईस्ट से साउथ नेगेटिव, साउथ से वेस्ट पॉजिटिव और नून के ऊपर 0। तो हमारे पास टोटल एंगल सोलर एजीमुथल एंगल प्लस सरफेस एजीमुथल एंगल, तो इसको टोटल एंगल को हम कहते हैं सोलर सरफेस एजीमुथल एंगल। ठीक है, ये एंगल इसलिए स्टडी करने जरूरी होते हैं कि जब हमने ट्रैकिंग करवानी होती है ना तो हम उसको देखते हैं कि वो कितना है। ये मैंने बता दिया सोलर सरफेस एजीमुथल एंगल आपको। ठीक है, हाँ जी। अब आपने किसी भी जगह पे अगर सोलर पैनल इंस्टॉल करना है तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हो या साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो आपको सबसे पहले नॉर्दर्न एंड साउदर्न में आपको देना पड़ेगा। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हैं तो आपको लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव लेना पड़ेगा और साउथ की तरफ नेगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब मैंने बताया ना कि वो सेंट्रल प्लेन था ना, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी कंट्री है ना, उसका जो लैटिट्यूड होगा ना दैट इज फाई, वो पॉजिटिव होगा। अगर को उससे नीचे है, इक्वेटर से नीचे है, वो कंट्री है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका का जो लैटिट्यूड होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये कन्वेंशन आपने याद रखनी है। सिमिलरली लॉन्गिट्यूड की मैंने आपको बता दी थी कि ईस्ट की तरफ पॉजिटिव और वेस्ट की तरफ हमने नेगेटिव लेना है। देन हमने उसकी डिक्लिनेशन भी देखनी है कि भाई डिक्लिनेशन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि वो किस मंथ में है, किस मंथ के अंदर है, मंथ, तो हमें डिक्लिनेशन देखनी पड़ेगी। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि सरफेस एजीमुथल एंगल कितना है उसका। ठीक है, सरफेस एजीमुथल एंगल के लिए हमें साउथ, ईस्ट टू साउथ नेगेटिव, साउथ और हॉरिजॉन्टल 0 और वेस्ट टू साउथ 0, हमें उसका सरफेस एजीमुथल एंगल देखना पड़ेगा कि हमने उसको किस ईस्ट की तरफ लगाना है, ईस्ट से साउथ की तरफ लगाना है, साउथ के ऊपर लगाना है या साउथ से वेस्ट के ऊपर लगाना है। तो हमने उसका सरफेस एजीमुथल एंगल देखना पड़ेगा। फिर हमें सोलर टाइम निकालने के लिए ग्रीनविच मीन टाइम देखना पड़ेगा। तो ग्रीनविच मीन टाइम ईस्ट की तरफ जो कंट्रीज है उनका पॉजिटिव होता है, वेस्ट की तरफ जो कंट्रीज है उनका नेगेटिव होता है। तो सोलर टाइम हम फाइंड करेंगे और अल्टीमेटली सोलर टाइम फाइंड करने के बाद हमें क्या चीज़ मिल जाएगी, नंबर ऑफ सनशाइन आवर्स। तो बेटा ये इसके साथ ही हमारा जो ये कुछ डेफिनेशन है इसको देख लेना, इसके साथ ही हमारा ये जो लेक्चर था ये कंप्लीट हो गया। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस लेक्चर, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर है, लेकिन इस लेक्चर को जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, करो, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो वो पूछो। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।